जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 16 रिलेटेड पार्टीज। इससे पहले हमने एनालिटिकल प्रोसीजर कंप्लीट किया, एनालिटिकल प्रोसीजर के बाद सैम्पलिंग और एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी, और फिर अब हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, ये शुरू के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, वो भी हमने कवर किया। ये ना समझिए कि उनको मैंने गिना नहीं है, तो वो हमने कवर किए हुए हैं। लेकिन वो चैप्टर्स हैं जो आपको ऑडिट की बेसिक सिखाते हैं, वो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप उसके बाद ऑडिट का कोई सा भी चैप्टर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई सा भी कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस नॉर्मली उनकी वेटेज कम होती है, और जो एंड वाले चैप्टर्स हैं इनमें वेटेज ज्यादा होती है, क्वेश्चंस ज्यादा टेस्ट होते हैं। इसलिए हमने बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद जंप लगाई और हम हाई वेटेज कंसेप्ट्स की तरफ आ गए। स्टार्ट से ही हाई वेटेज कंसेप्ट्स की तरफ इसलिए नहीं आए कि बेसिक कंसेप्ट्स अगर ना हमने पढ़े होते तो हम ये वाले टॉपिक्स नहीं समझ सकते थे। हमें एविडेंस का ना पता होता, हमें प्रोसीजर्स का ना पता होता, तो कंफर्मेशन में क्या सीखते, एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या सीखते। ठीक है, इसीलिए पहले बेसिक्स और फिर इसके बाद हमने स्टडी किए ये चैप्टर्स जो कि हमारे हाई वेटेज वाले। इनमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन था, एनालिटिकल प्रोसीजर था, सैम्पलिंग था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कुछ याद करने वाली चीजें हैं। केस स्टडीज बेस्ड जो इसकी टेस्टिंग है वो कम है, यानी बज़ाहिर जो क्वेश्चन बनता है ना, नजर आता है, वो केस स्टडी स्टाइल में नजर आ रहा होता है। उसने 1.5-2 पैराग्राफ दिए होते हैं हमसे, कुछ पार्टीज का डिस्कशन हो रही होती है, और हमसे कमेंट करने को कहता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। लेकिन जब आप उसको उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को डीकोड करते हैं ना, समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि असल में ये रिप्रोडक्शन का ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो यूं समझ लीजिए कि ये चैप्टर 80% केस स्टडी बेस्ड, रिप्रोडक्शन बेस्ड है, और 20% केस स्टडी बेस्ड है। रिलेटेड पार्टीज हमेशा से एक क्रिटिकल एरिया रहा है हमारे ऑडिट प्रोफेशन में। एक क्रिटिकल एरिया रहा है हमारे ऑडिट प्रोफेशन में। क्यों? पहले मैं इसकी डेफिनेशन या कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर लेता हूं, रिलेटेड पार्टीज हैं क्या। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑडिटर के लिए ये एक क्रिटिकल एरिया। रिलेटेड पार्टी जैसे नाम से जाहिर है, ऐसी पार्टीज, लफ्ज पार्टी से क्या मुराद है? भला लफ्ज पार्टी से याद रखें, मुराद इंडिविजुअल भी है और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन कह लें या कंपनीज कह लें, पार्टी से मुराद दोनों है। रिलेटेड से क्या मुराद होते हैं? जो कि जिनके साथ कोई रिलेशनशिप हो। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हम नेचुरल पर्सन है, हमारा तो चले कुछ नेचुरल पर्सन के साथ रिलेशनशिप होता है, हमारे वालिदैन है, हमारे बहन भाई है, हमारा इनके साथ एक रिलेशनशिप, हमारी बात की को ये वेटेज देते हैं, उनकी बात को हम वेटेज देते हैं। कुछ रिलेटेड पार्टीज हैं जिनका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस का मतलब हम अपनी डिसीजन मेकिंग में उनको कंसीडर करते हैं, वो अपनी डिसीजन मेकिंग में हमसे मशवरा लेते हैं। ये कहलाता है इन्फ्लुएंस। और कुछ रिलेटेड पार्टी ऐसी होती हैं जिनका हम पे कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ये कि हम अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। जैसे हमारे बहन भाई जो हैं, उनका हम पे इन्फ्लुएंस है, हमारा उन पे इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो हमारे वालिदैन हैं, उनका हम पे कंट्रोल है। तो रिलेटेड पार्टी में अक्सर 2 अल्फाज बोले जाते हैं, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। इनका फर्क आपने ध्यान में रखना है। हाँ, जो पार्टी जिसका इन्फ्लुएंस है हम पे, वो भी रिलेटेड पार्टी है, और जिसका कंट्रोल है हम पे, वो भी रिलेटेड पार्टी है। या जिस पे हमारा कंट्रोल है, वो भी रिलेटेड पार्टी है, वो भी रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हम पे इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, या जिन पे हमारा इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है। ये वाइस वर्सा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, वो है रिलेटेड पार्टीज। जिस तरह हम नेचुरल पर्सन की रिलेटेड पार्टीज हैं, क्या हमारा ऑडिट क्लाइंट जो कि नॉर्मली एक कंपनी है, उसकी भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं? बिल्कुल, उसकी भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। उसकी रिलेटेड पार्टी कौन सी हो सकती हैं? उसकी होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज, उसकी एसोसिएटेड कंपनी। एक मिनट है, होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? शेयर होल्डिंग हो। सब्सिडरी कौन सी होती है? अगर हमारे क्लाइंट के 50% से ज्यादा शेयर किसी के पास हैं, वो होल्डिंग। और अगर हमारे क्लाइंट के पास किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हैं, तो क्लाइंट होल्डिंग और दूसरी कंपनी सब्सिडरी।
अच्छा एसोसिएटेड भी आपने लफ्ज बोला है। एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है? जिसके 20% शेयर्स हो। एक और भी रूल था, कॉमन डायरेक्टरशिप। शाबाश शाबाश, कॉमन डायरेक्टरशिप, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको एसोसिएटेड कंपनी, वो आपने लॉ में शायद कंपनी लॉ में पढ़ी होगी, डेफिनेशन आपको याद आ गई कि एसोसिएट के वो होल्डिंग, सब्सिडरी और कॉमन डायरेक्टरशिप और कॉमन शेयर होल्डिंग। बिल्कुल ठीक है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सिर्फ डेफिनेशन का वो हिस्सा फोकस करूंगा जो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, यहाँ पे पूरा लॉ का कंसेप्ट नहीं डिस्कस करूंगा। मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि एक डायरेक्टर है, वो एबीसी कंपनी में डायरेक्टर है, वो डीईएफ में भी डायरेक्टर है, इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या अंदाजा लगाया? एबीसी और डीईएफ दोनों एसोसिएटेड एसोसिएटेड कंपनी लॉ की टर्म है, ऑडिट की टर्म क्या है? रिलेटेड पार्टीज। बात ठीक है आपकी, दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं और ऑडिट में एसोसिएटेड कंपनीज का मतलब क्या? रिलेटेड पार्टीज है। तो इससे हमें पता चल गया ये रिलेटेड पार्टीज हैं। अच्छा, आप ध्यान में रखिएगा, हम जो ऑडिटर है ना, हम रिस्क की बेस पे काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती हैं लॉ उनको कवर नहीं करता, लेकिन हम बताइए हमें एज ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पे, रिस्क की बेस पे उनको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना? याद रखिए, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ जगहों पे, कुछ एरियाज पे जिन पे लॉ साइलेंट है, लेकिन एज ऑडिटर हम उनको भी कवर करते हैं। हालांकि लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हमारी असेसमेंट होती है। जैसे कुछ जगहों पे लॉ ये कहता है कि रिलेटेड पार्टीज के हवाले से हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, चाहे डिस्क्लोज करो चाहे ना करो, लेकिन एज ऑडिटर हम मैनेजमेंट से कहते हैं लॉ ने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन हमारा रिस्क है, हमें लिस्ट दो। मैनेजमेंट कहती है भाई लॉ ने नहीं रिक्वायर किया रिलेटेड पार्टीज के लिस्ट बनाना, आप क्यों कर रहे हैं? हम क्या कहते हैं? हमारा रिस्क है कि रिलेटेड पार्टीज में गड़बड़ हो सकती है। बहरहाल, पहले तो स्टार्ट यहां से करते हैं, रिलेटेड पार्टी होती क्या है ये आपको पता चल गया। हमारे क्लाइंट के एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा, क्या कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी रिलेटेड पार्टी है? एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी है? सोच के जवाब दीजिएगा। क्या हमारे क्लाइंट का डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी शेयर होल्डर ये रिलेटेड पार्टी है? ये है? पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा आगे चलें, हम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके डायरेक्टर की वाइफ ये रिलेटेड पार्टी है क्या? रिलेटेड पार्टी है? हाँ, स्पाउस। और डायरेक्टर का भाई रिलेटेड पार्टी है कि नहीं? भाई भी है। अच्छा एक मिनट है रे, एक मिनट है रे, चिल्ड्रन और वाइफ, एक मिनट है, एक मिनट भाई के साथ रहा। मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा सर डायरेक्टर की स्पाउस और जो चाइल्ड है वो तो रिलेटेड पार्टी है, उसका भाई रिलेटेड पार्टी नहीं है, यही कहा ना आपने? क्यों, ये आपने कहाँ पढ़ा? लॉ में पढ़ा। एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा था। लॉ का स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन हमारा ऑडिट का स्कोप याद रखिए उससे वाइड है। हमारे ऑडिट में ये कहता है, जरा सोचे रिलेटेड पार्टी को हम क्यों पढ़े? क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ मिल के मैनेजमेंट फ्रॉड करती है। रिलेटेड पार्टी के साथ मिल के मैनेजमेंट फ्रॉड करती है। तो एज ऑडिटर्स देखिए, अगर मैं लॉ पढ़ा रहा होता ना तो आपको कहता लॉ ने जो चीज जहां जहां जैसे बताई हुई है ना, एक लफ्ज नहीं आगे पीछे करना, वैसे ही अप्लाई करो। मैं ऐसे ही कह रहा था और आपको ऐसे ही सिखाया जाता है लॉ में। लेकिन एज ऑडिटर जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क है ना वो वाइड है। अगर हमें ये लग रहा हो ऑडिट में कि सीएफओ या डायरेक्टर स्पाउस के साथ नहीं, ब्रदर के साथ मिलके, फादर के साथ मिलके कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो याद रखें वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाता है। इन शॉर्ट, ऑडिट में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन वाइड है एज कंपेयर टू लॉ। ये समझाना चाह रहा हूं। तो रिलेटेड पार्टी समझ आ गई क्या है? होल्डिंग भी है, सब्सिडरी भी है, इंडिविजुअल भी है, वो की मैनेजमेंट के लोग भी हैं या शेयर, और वो उनके रिश्तेदार भी रिलेटेड पार्टी है, उनके रिश्तेदार भी रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी समझ आया क्या है? रिलेटेड पार्टी समझ। अच्छा आगे चले, रिलेटेड पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग क्यों हमारे लिए जरूरी है? अच्छा आपसे दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं जल्दी जल्दी। आप एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कंपनी लॉस में जा रही है, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कोई भी नहीं बेच रहा, कोई भी नहीं खरीद रहा, वो बिक नहीं रही। अब ये रेंट करीब है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा रिजल्ट ना दिखाया तो हो सकता है आपको रिमूव कर दिया जाए। आप क्या करें? ये लास्ट मंथ आ गया, सारे क्रेडिट सेल रिकॉर्ड, फेक सेल रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स डेबिट सेल, लेकिन आप पकड़े जाएंगे। ऑडिटर आएगा पकड़ देगा। कैसे?
एक तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ईयर एंड के करीब ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा होता है, ऑडिटर कहेगा मेरा रिस्क ज्यादा है, इन वाले डाटा को तो जरूर कवर करना है, वो कंफर्मेशन लेटर सेंड करेगा जिसे जवाब ही नहीं आएगा उसका, ठीक है, वो तो ऑडिटर का रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए चांसेस हैं फेक इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर ले, ऐसा ही है। आप फिर क्या करेंगे भला, आप डेटर्स में जब डेबिट करेंगे ना किसी पार्टी को, आप किसी जेन्युइन फेक पार्टी को डेबिट नहीं करेंगे, फेक पार्टी को डेबिट करें पकड़े जाते हैं हम, किसी जेन्युइन पार्टी को डेबिट करें, और वो कौन सी होगी, वो आपके रिलेटेड, आपका, वो हो सकता है आपके भाई की कंपनी हो, या हो सकता है कि कोई सब्सिडरी कंपनी हो, जिसको आपने ये कहा हो कि हम जो प्रोडक्ट सेल नहीं ना हो रही वो आपको सेल कर रहे हैं, वो कंपनी, वो बंदा कहेगा भाईजान ये प्रोडक्ट तो 20 साल पुरानी है, ये तो मुझे नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बेफिक्र रहे, हम आपसे कौन सा पैसा मांग रहे हैं, हम सिर्फ दिसंबर के महीने में ये सेल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जनवरी के महीने में आप मुझे वापस कर दीजिएगा, हम सेल रिटर्न की एंट्री डाल देंगे, इस साल के तो प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे, अगले साल की अगले साल देखेंगे, तब कोई और जुगाड़ लगाएंगे। अब देखें, अगर तो कोई रिलेटेड पार्टी ना हो, अनरिलेटेड पार्टी है, वो आपकी बात से कभी भी एग्री नहीं करेगी, वो कहेगी भाई गलत काम है, मैं क्यों साथ दूं आपका बिला वजह। लेकिन जो रिलेटेड पार्टीज है वो आपका साथ दे सकते हैं, इसीलिए रिलेटेड पार्टीज में हम कहते हैं रिस्क ज्यादा है। और एग्जांपल शेयर करते हैं, कुछ कंपनीज सीएफओ, अब ये कुछ रियल एग्जांपल भी है, सीईओ ने अपने भाई से कहा यार हम ना मार्केट से सामान खरीदते हैं, ठीक है, और रूटीन में हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती रहती है, कोई कारोबार में या कोई और आइटम होगी उसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो मार्केट से हम 1000 रुपए के लिहाज से पर यूनिट खरीदते हैं, मैं सीईओ हूं, फाइनल अप्रूवल मैंने देनी है, तुम ऐसा करो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ो, एक कंपनी बना लो, बिजनेस बना लो, दुकान बना लो, तुम कोटेशन देना, मैं तुम्हारी कोटेशन को प्रूव कर दूंगा। हमारा ऑडिट में एक रूल होता है कि आपने जब कभी परचेज करनी है ना, कम से कम 3 कोटेशन लेनी है। सीईओ क्या करता था, जितनी भी कोटेशन उसके पास आती थी ना, वो देखता था किसी ने 1500 की कोटेशन दी, किसी ने 1200 की, किसी ने 1000 की, किसी ने 800 की, किसी ने 600 की। वो क्या करता था, अपने भाई को कहता था मेरे पास नहीं, लॉस नहीं, लॉस 600 पे तो दूसरे भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, फ्रॉड करने का फायदा तो तब है जब ज्यादा प्रॉफिट हो। वो 600 और 800 की कोटेशन को फाड़ के फेंक देता था, शो ही नहीं करवाता था, और जो 1200 वाली होती थी ना, अपने भाई से कहता था 1190 रुपए की कोटेशन डालो, मैं इसको प्रूव कर दूंगा। फिर कोटेशन अप्रूव, यानी वही चीज जो मार्केट में हाफ रेट में मिल सकती थी, और फिर कहता था देखें सर मैंने तो पैसे बचाए हैं, ये तो 1500 की कोटेशन आई हुई थी या 1200 की आई थी, मैंने देखे उससे सस्ता रेट लेके दिया आपको, हालांकि असल में मार्केट रेट कुछ और था। तो इस तरीके से फ्रॉड होते रहे। फिर बाद में पता चलता कि मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो उन्होंने इस तरीके से कमाया है कि कंपनी को ओवरचार्ज किया। इसी तरह इसमें तो कंपनी को वो चीजें बेच रहा था ना, अगर कंपनी दूसरों को चीजें बेच रही हो, बाजू का ऐसे भी होता था कंपनी ने अपने एसेट्स बेचने हैं, तो मार्केट में एसेट फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 1000 है तो अपनी रिलेटेड पार्टीज को 400, 500, 600 में चीजें बेच देते हैं। ये भी एक तरीका है कि जब परचेज करनी है हाई रेट पे परचेज करो, जब सेल करनी है रिलेटेड पार्टी का लो रेट पे सेल करो। इससे भी ये कॉमन मेथड है फ्रॉड करने का। और आप खुद सोचें, इस तरह की ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ ही होगी, कोई अनरिलेटेड पार्टी को क्यों बेनिफिट, कोई क्यों फायदा देगा। इस तरह की और बहुत सी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है जो हमारे सामने आई, तो हमें यह पता चला कि रिलेटेड पार्टीज फ्रॉड करने के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी है, टूल है, तरीका है। रिलेटेड पार्टीज को इस्तेमाल करते हुए लोग ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं जो फेयर नहीं होती, जो आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं होती, और ये नेचुरल है। देखें ये नेचुरल है। इवन अगर आप भी किसी जगह पे किसी कंपनी में बैठे हो ना, सोचे जरा खुद को, अपने आप को स्पेशल में रख के सोचे, आपका भाई आ जाता है आपकी दुकान पे, आप बिजनेस कर रहे हैं, भाई आ जाता है आपकी दुकान पे, क्या आप अपने भाई को वही रेट ऑफर करेंगे जो जनरल पब्लिक को देते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ऑफर नहीं करेंगे, डिस्काउंट ज्यादा करेंगे। चले ज्यादा भी सही, कम से कम इससे तो एग्री करते हैं कि वो आम लेंथ बेसिस पे रेट नहीं होगा, चांसेस है ना। इसी वजह से रिलेटेड पार्टी हमारे लिए एज ऑडिटर क्रिटिकल कंसेप्ट है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें रिस्क ज्यादा। याद रखें, जहां कहीं रिलेटेड पार्टी आ जाए उसमें बाय डिफॉल्ट रिस्क ऑफ फ्रॉड हाई होता है। इसीलिए दुनिया में अक्सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स जो हैं, इवन IFRS में भी, बल्कि कंपनीज एक्ट में भी ये रिक्वायरमेंट है कि जब कभी कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने लगे ना, तो वो रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्क्लोज करे। बल्कि वो दो चीजें कहते हैं जरा गौर से सुनिएगा,
कहते हैं एक लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज करो और दूसरा उसके साथ ट्रांजैक्शन भी डिस्क्लोज करो। एक मेंबर ने पूछा, उसने कहा सर मेरा क्लाइंट ऐसा है जिसकी रिलेटेड पार्टीज तो हैं, पूरे साल में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई नहीं है, मैंने कुछ डिस्क्लोज करना है। मैंने कहा हाँ जी डिस्क्लोज करना है, लिस्ट डिस्क्लोज कीजिए, उसके आगे ट्रांजैक्शन में नील लिख दे, लेकिन लिस्ट डिस्क्लोज करनी है। ये किस वजह से? ताकि पता चल सके यूजर्स को कि रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजैक्शन है, किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। ठीक, आपको अगर याद हो तो ये कंसेप्ट मैं आपका लिंक करवाता हूं सी लॉ से। आप में से जिन स्टूडेंट ने सी लॉ पढ़ा हुआ है, उसमें एक टॉपिक होता था डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। असल में अगर देखें ना तो वो ये रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर होता था कि डायरेक्टर का जिस ट्रांजैक्शन में भी इंटरेस्ट है उसने उसको डिस्क्लोज करना। लेकिन वो डिस्क्लोजर था मीटिंग्स के हवाले से। हम जो डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। लेकिन क्या आप एग्री करते हैं कि अगर डायरेक्टर का किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट हो, वो बायस हो सकते हैं, वो अनफेयर एडवांटेज पहुंचा सकते हैं, तो ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज होने चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। इसीलिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड हमें क्या सिखाता है कि रिलेटेड पार्टीज क्या हैं, एज ऑडिटर हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिलेटेड पार्टी के हवाले से, और अगर कभी रिलेटेड पार्टी के हवाले से कोई रिस्क हमारे सामने आ जाए तो हमारे फर्दर प्रोसीजर्स क्या होंगे। इन शॉर्ट ये पूरे का पूरा स्टैंडर्ड क्या बताता है कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने क्या आ सकती हैं और हमने हर सिचुएशन में क्या करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ, उसमें हम कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। कल हम कुछ चीजें कंसेप्ट इसमें ऐड करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इजी है, लेकिन आज के लेक्चर में ही कल हमने जो कुछ पढ़ना है मैं उसकी बेस आपके साथ शेयर कर दूंगा। पढ़ने क्या जा रहे हैं हम, टॉपिक है हमारा रिलेटेड पार्टी। आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे अभी हमने डेफिनेशन शेयर की, कुछ ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया रिलेटेड पार्टी के साथ क्या हो सकती हैं, और फिर रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी होती क्या है। कहता है रिलेटेड हर वो पार्टी रिलेटेड पार्टी है जिसका हम पे इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है। इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में फर्क बता चुका हूं। अच्छा, ये ना टू वे में चलता है, यानी जिसका हम पे या हमारा जिस पे इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है वो रिलेटेड पार्टी है। एग्जांपल्स क्या? अच्छा, एग्जांपल वो से बड़ी केस स्टडी में एग्जांपल्स देगा आपको। एसोसिएटेड कंपनीज जिसमें होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी भी है, ये रिलेटेड पार्टीज हैं। केस स्टडी में पहचानना है ये आपने कि एसोसिएटेड कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है क्या है, रिलेटेड पार्टीज। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स या की मैनेजमेंट, ये रिलेटेड पार्टी है। यहां पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर से मुराद वो शेयर होल्डर नहीं जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स हो। यहां पे मेजॉरिटी से मुराद वो है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हो। अगर किसी के पास 9% शेयर्स हैं और बाकी किसी शेयर होल्डर के पास 9% शेयर्स नहीं है तो ये 9% वाला मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। ठीक है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर की मैनेजमेंट से क्या मुराद है? देखिए, ऑडिट प्रोफेशन ना अपने आप को लिमिट नहीं करता, वो कहता है जहां पे आपको रिस्क नजर आए ना वो आपकी चीज आपके स्कोप में है। तो यहाँ पे की मैनेजमेंट लॉ होता है ना, लॉ बताता है की मैनेजमेंट से क्या, वो कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, की मैनेजमेंट से मुराद क्या है? हर वो पर्सन जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हिस्सा ले रहा है, वो की मैनेजमेंट में आएगा। इस डेफिनेशन के लिहाज से सीएफओ भी की मैनेजमेंट में, डायरेक्टर भी, चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी, मेजॉरिटी शेयर, ये सारे की मैनेजमेंट में। की मैनेजमेंट को उसने डिफाइन कर स्पेसिफाई नहीं किया, कोई भी आ सकता है। एग्जाम में सीएफओ का एग्जांपल देता, आपने ये नहीं कहना लॉ में तो सीएफओ शामिल नहीं था, ऑडिट में रिलेटेड पार्टी होगी वो। आगे चलते, देयर फैमिली मेंबर, किन के फैमिली मेंबर? की मैनेजमेंट के, यहाँ मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। इसका मतलब है डेफिनेशन मजीद वाइड हो रही है कि कंपनी भी, उस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर मैनेजर्स हैं वो भी, और उनके रिलेटिव्स भी, और आगे फर्दर उनके रिलेटिव्स की कंपनीज भी। चीफ एग्जीक्यूटिव जब फ्रॉड करेगा कंपनी के साथ कैसे करेगा? अपने भाई की कंपनी के थ्रू, जिसे एग्जांपल दिए थे। तो मुझे बताइए, अगर ऑडिट के दौरान में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमारे क्लाइंट की चीफ एग्जीक्यूटिव के भाई की कंपनी के साथ हैं, हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं है ऑडिट? तो इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन उस भाई की कंपनीज को कवर कर रही होनी चाहिए। यही वो बता रहा है, देयर कंपनीज। क्लियर हुआ? अब एग्जाम में कोई भी सिचुएशन अगर इनमें से आए, फौरन पिक कर लेंगे रिलेटेड पार्टी है। उसने कहा कंपनी ने
डिजाइन करवाने अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रही है कराची से मुल्तान, और न्यू ऑफिस का जो डिजाइन है वो सीएफओ की वाइफ फैशन डिजाइनर है, उसने डिजाइन किया। ठीक है, डिजाइनिंग का काम उसने किया। बताइए इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? रिलेटेड पार्टी। शाबाश। इसी तरह आपने आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप को। डायरेक्टर है एक कंपनी में, डायरेक्टर एक पर्सन मिस्टर एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों कंपनी के ट्रांजैक्शंस है, क्या प्रॉब्लम है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। शाबाश। रिलेटेड पार्टीज क्या होती है समझ आ गया? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क हाई क्यों होता है? व्हाई रिस्क इज हाई इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? बहुत से रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है, रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस। रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि रिलेटिव फ्रेमवर्क या लॉ कहता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपने डिस्क्लोज करनी है। मैनेजमेंट सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करते। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसमें एरर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, जानबूझ के इंटेंशनली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कंसील किया गया हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जानबूझ के नहीं अनजाने ट्रांजैक्शन स्किप हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी ट्रांजैक्शन में, तो जब तक वो डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स को नहीं बताएगा बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है? या समटाइम ऐसा भी होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो उन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जैसे एक कंपनी के अगर 50 डेटर्स हैं, हर डेटर का अलग अकाउंट होता है। उसूली तौर पे होना क्या चाहिए कि मैनेजमेंट डायरेक्टर को चाहिए कि जितने भी डेटर्स हैं उनको एनालिसिस करे, जो जो रिलेटेड पार्टी है उनको अलग से स्टारिक मार्क कर दें कि ये रिलेटेड पार्टी, ताकि जब कभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना हो ना, आसानी के साथ इन बैलेंसेस से हम ट्रांजैक्शंस को एक्सट्रैक्ट कर सकें। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये स्टारिक मार्क करने की ऑप्शन ही नहीं, समटाइम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समटाइम इस तरह होता है इस सिस्टम के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो उसमें मैनेजमेंट चाहते हुए भी कंप्लीट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं कर सकेंगे। वो अंदाजा लगाएंगे लेकिन रेडिली अवेलेबल नहीं होगा डिस्क्लोजर। तो कंप्लीटनेस का रिस्क है। कंप्लीटनेस का रिस्क का मतलब क्या है कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं हो सकेंगे, कुछ स्किप हो सकते हैं। रिस्क ऑफ फ्रॉड है, इसका मतलब क्या है कि रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके कंपनी ने या मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया होगा। तीसरा, नॉट एट आर्म्स लेंथ बेसिस, जो ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ वो नॉर्मली आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं होती। आर्म लेंथ बेसिस का मतलब क्या है? मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं होगी। एग्री करते हैं? और फोर्थ, समटाइम ये ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं कि रिलेटेड पार्टी में रिस्क क्यों हाई है। अच्छा मुझे बताइए, ये अभी तक की सारी डिस्कशन के बाद क्या आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि जिस ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व होगी उसमें रिस्क है? बस अभी तक फिर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गया हमें। और क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे ना। ये मैंने आपको जो रिलेशनशिप की एग्जांपल दी ना, ये जो 3-4 एग्जांपल, एसोसिएटेड कंपनी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ये केस स्टडी में यूज करेगा। ठीक है? अच्छा, अब हमारा अगला काम क्या है? हमारा अगला काम ये है, रिलेटेड पार्टी तो हमने समझ लिया क्या होती है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एग्जांपल क्या है। देखिए, रिलेटेड पार्टी अलग कंसेप्ट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अलग कंसेप्ट है। मैंने अभी एग्जांपल बताई आपको। समटाइम ऐसा होता है कि रिलेटेड पार्टीज होती हैं ट्रांजैक्शन के साथ नहीं होती। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी तो हमने समझ लिया कौन कौन। रिलेटेड पार्टी के साथ नॉर्मल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं, अब ये भी समझ लीजिए, क्योंकि केस स्टडी में वो जब आपको रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व करेगा तो उसके साथ साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन भी देगा, इसके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है। आपने इन 2 एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, बाकी और भी एग्जांपल है लेकिन मेन कंसेप्ट 2 एग्जांपल की बेस पे बिल्ड करवाना मैंने। पहली एग्जांपल रिलेटेड पार्टी के साथ सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। क्या रिलेटेड पार्टी के साथ एसेट्स की सेल परचेज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पुराने फिक्स एसेट बड़े थे, बेच दिए। ठीक है, या रेगुलर कस्टमर्स को सेल करते हैं, किसी रिलेटेड पार्टी ने आके कहा सर हमें भी ये चीज सेल कर दीजिए। इस सेल ऑफ एसेट्स में इन्वेंट्री भी आ गई, फिक्स एसेट भी आ गया। नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कि जो एसेट्स पुराने हो गए उन्हें बुक वैल्यू पे डायरेक्टर्स को बेच दिया जाए। ये भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो पहली एग्जांपल क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की? सेल एंड परचेज। देखिए, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। सेल भी हो सकती है, परचेज भी हो सकती है। एसेट्स, एसेट्स से मुराद इन्वेंट्री भी फिक्स है, यानी करंट नॉन करंट दोनों। क्लियर? दूसरी एग्जांपल,
पहली एग्जांपल ये। दूसरी एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज। इन्वेस्टमेंट, आपको अगर जिन स्टूडेंट से लॉ पढ़ा हुआ है, कितने स्टूडेंट से वैसे लॉ पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ? तकरीबन सबने पढ़ा, शाबाश। अच्छा, अपने पास होना जरूरी नहीं है, पढ़ा होना जरूरी है, पढ़ा होना जरूरी है, क्योंकि पास होने वाले में और फेल होने वाले में दोनों के नॉलेज में ज्यादा फर्क नहीं होता। अमूमी तौर पे मैंने देखा है, अनलेस के मार्क्स 20 से कम हो, 20 से कम मार्क्स हो, उसका मतलब यह है कि इसको नहीं। लेकिन नॉर्मली बहरहाल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का क्या मतलब है कि किसी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, आपको याद है वहां पे इन्वेस्टमेंट को डिफाइन भी करता था, इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? क्या कहता था? इन्वेस्टमेंट से मुराद है आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदें, शेयर्स खरीदें वो भी इन्वेस्टमेंट, और लोन दें तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। याद है? आगे भी देखें, लेकिन ऑडिट की हद तक यही दो काफी है। अगर आप किसी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अगर उसके शेयर्स खरीदते हैं, और अगर वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदती है यानी हमारे क्लाइंट के, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ये दोनों एग्जांपल समझ आई आपको? एग्री करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होते हैं। मुझे दोनों में फर्क बता सकते हैं कोई? पहले ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है दोनों में? ये रिलेटेड कंपनीज के साथ है, ये भी रिलेटेड कंपनी के साथ हो सकती है, ये भी रिलेटेड पार्टी, दोनों रिलेटेड पार्टी के साथ हो सकती है। ये फर्क नहीं है कि एक रिलेटेड पार्टी के साथ दूसरे। शाबाश। जो पहली वाली ट्रांजैक्शन है ये रूटीन की ट्रांजैक्शन है, जो कंपनी रूटीन में करती रहती है। इसमें भी रिस्क है, ये नहीं कि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें भी रिस्क है। लेकिन ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन है ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। इसे आप नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, या इसके लिए एक और लफ्ज बोला जाता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन के लिए आप इसको रूटीन ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? रूटीन में बिजनेस करते हुए जो ट्रांजैक्शन हो। और ये इन्वेस्टमेंट वाली, इसके लिए क्या लफ्ज बोला जाता है? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की भी हो सकती है, आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की भी हो सकती है। एक और एग्जांपल, अगर आप किसी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देते हैं, एसोसिएटेड कंपनी को लोन देते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लोन वापस लेते हैं, लोन देना भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लोन लेना भी रिलेटेड पार्टी, उसकी रीपेमेंट हमने की वो भी रिलेटेड पार्टी, उन्होंने हमसे की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। केस स्टडी में उसने कहा एक एसोसिएटेड कंपनी है, उससे आपने लोन लिया हुआ है, आप उसको वापस 3 साल पहले लोन लिया हुआ है, उसको वापस नहीं कर पा रहे आप, और इस साल लोन के बदले में आपने शेयर इशू कर दिए, लोन के बदले में शेयर इशू कर दिए। क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के आउटसाइड, आउटसाइड ना, बिल्कुल। ये ज़हन में रखिएगा एग्जांपल। आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो किधर गए? प्राइस, हाँ प्राइस शुरू करना था, उधार, हाँ उधार लेके प्राइस नहीं। एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, आपने उसमें रिस्क बताना है, रिस्क बताना है। ड्यूरिंग द ईयर आपने बताना उसमें रिस्क है कि नहीं है, तो क्या है रिस्क? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक फिक्स एसेट डिस्पोज किया डायरेक्टर को, और इस पे 20% उसकी जो वैल्यू थी उसका लॉस रिकॉर्ड किया। यानी ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट सेल किया एट लॉस। हाथ उठा के बोलना नहीं है किसने, हाथ उठा के, इसमें से रिस्क कौन आइडेंटिफाई करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। मार्केट प्राइस से, यानी इन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस, ये रिस्क है आपका। और शाबाश, इधर दूसरे भाई थे आप, रिलेटेड शाबाश, ये इन्होंने इनसे बेहतर अल्फाज में बताया। इन्होंने सिर्फ ये कहा था, क्या कह रहा है? हाँ, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इन्होंने कहा, पहले कहा सर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, फिर कहा आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ। शाबाश, आप
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, शाबाश, तीनों ने सही बताया, तकरीबन तीनों ने, लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाए, फिर भी पास नहीं हो पाए, इसलिए कि एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। आई कैप क्या कर रहा है, आई कैप एक केस के अंदर हाँ मल्टीपल इश्यूज को डिस्कस कर रहा है। अब जरा हाँ बिल्कुल, अब जरा बताइए, रिलेटेड पार्टी तो सबने आइडेंटिफाई कर लिया था, एग्जामिनर कमेंट्स में भी कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी सबने आइडेंटिफाई कर, लेकिन जिस हिडन इशू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो ये था कि जब फिक्स एसेट को डिस्पोज किया है मार्केट वैल्यू से कम पे किया है। इसकी एक रीजन ये हो सकती है रिलेटेड पार्टी का फ्रॉड हो, ये भी तो हो सकती है डेप्रिसिएशन ठीक ना हो, डेप्रिसिएशन ठीक ना हो, लाइफ एस्टिमेट ठीक नहीं किया गया, तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है कि आपने डेप्रिसिएशन पहले कम रिकॉर्ड करते रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, तो जब एसेट बेचा तो वो, अब खुद बताइए क्या इस लॉस से ये डेप्रिसिएशन का रिस्क सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि ये थोड़ा हिडन सा है इसलिए बहुत से स्टूडेंट इस तरह के जो मल्टीपल इश्यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बहरहाल ये एग्जाम्पल आपके सामने रखनी थी, एग्जाम्पल के तौर पे केस स्टडी से उठा के क्लियर हो गया, तो हमें पता चल गया रिलेटेड पार्टीज क्या है, उनकी एग्जांपल्स हमने सीख ली, हमें पता चल गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उनकी हमने एग्जांपल सीख ली। सिंपल, रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल्स क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन भी। इसको हम फर्दर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक ऑर्डिनरी कोर्स की ट्रांजैक्शन, एक आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स। अच्छा स्टैंडर्ड पता है एक जगह क्या, एक टेक्निकल बात जो आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं, कल वाले लेक्चर का हिस्सा है, लेकिन आज का लेक्चर चूंकि इजी है तो हल्का सा कंसेप्ट कल का भी ऐड कर रहा हूं। स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ हाई रिस्क है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करो रिस्क उसमें हाई है, और अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है और है भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कहता है सिर्फ हाई नहीं ये सिग्निफिकेंट रिस्क है जो कि रिस्क ऑफ फ्रॉड के करीब तर है, ये सिग्निफिकेंट रिस्क है जो रिस्क ऑफ फ्रॉड के करीब तर है। कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होना, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा अब एक केस स्टडी में उसने पता क्या कहा, उसने ये नहीं बताया रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, उसने सिर्फ इतना कहा एक ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई की है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। स्टूडेंट ने रिलेटेड पार्टी का जिक्र ही नहीं किया, कहने लगा सर आपने तो कहा था रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसमें तो रिलेटेड पार्टी थी ही नहीं। मैंने कहा भाईजान कुछ अपनी कॉमन सेंस कुछ जजमेंट भी अप्लाई करते हैं, मुझे खुद बताए जो रिलेटेड पार्टी नहीं होगी उसके साथ कभी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करें। जब कोई रिलेटेड पार्टी ही नहीं है आपकी उसको आप कोई स्पेशल टर्म्स के ऊपर लॉस के ऊपर एसेट्स बेचेंगे, जो रिलेटेड पार्टी ही नहीं है उसके आप जरूरत उसकी जरूरत पड़ने पे आप उसके शेयर्स खरीदेंगे, उसको लोन देंगे, नहीं देंगे। तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये ट्रांजैक्शन ही इटसेल्फ इंडिकेशन है रिलेटेड पार्टी की, मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में उसने ना भी कहा हो ना रिलेटेड पार्टी है लेकिन ये कहते हैं ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये भी इंडिकेशन है कि रिलेटेड पार्टी है इन्वॉल्व। क्लियर? आगे चलने से पहले बताइए रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन एग्जांपल्स क्लियर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एग्जांपल्स क्लियर। जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ मैनेजमेंट अनअवेयर हो सकती है, बात बात एक डायरेक्टर को पता नहीं होता और दूसरे डायरेक्टर के कितने बहन भाई हैं नहीं होता ना पता, वो क्या करते हैं नहीं होता पता, ये जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये किस डायरेक्टर का रिश्तेदार है नहीं पता होता बाजू का। तो सम टाइम मैनेजमेंट खुद भी अनअवेयर होती है, यहां से ये मुराद नहीं है कि मैनेजमेंट को पता ही नहीं है ये जिसके साथ ट्रांजैक्शन ये मेरा भाई है कि नहीं है, वो जिसका भाई है उसको तो पता होगा, लेकिन अगर वो नहीं बताता तो दूसरे डायरेक्टर्स अनअवेयर हैं। जब ऑडिटर उनसे पूछेगा कि बताइए कोई रिलेटेड पार्टी है आपकी, वो कहेंगे नहीं, क्यों बता, वो खुद अनअवेयर है क्योंकि जिसका भाई था उसने नहीं बताया। ठीक है जी जी। कम्प्लेक्स का वर्ड यूज, अच्छा कम्प्लेक्स का वर्ड मैंने जानबूझ पे इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं की, ठीक है। ये बाज़ औक़ात होता है ऑफशोर एंटिटीज होती हैं, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग। असल में एक मैं जल्दी से एक बात करके आगे आपको चल के बताता हूँ। आपने कभी नोट किया अगर, अब मैं आपको कुछ बातें होती हैं गुर की बात, उस्तादों की खुफिया बातें, उनमें से एक बात आपको बताने लगा हूं।
सम टाइम आपने शायद नोट किया हो कि मैं कोई टेक्निकल से वर्ड बोल देता हूँ, कोई हाई टेक किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर देता हूँ, समझ ही नहीं लगती मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, ये मैं उस वक्त करता हूँ जब मेरा कंसेप्ट वीक होता है। मैं कहता हूँ ऐसे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूँ, बच्चा कहे वाह क्या कंसेप्ट समझा रहा है, समझ नहीं आई कंसेप्ट की, लेकिन क्या कंसेप्ट समझाया, ठीक है ना। और सर ने समझाया है तो ठीक ही समझाया होगा मुझे अच्छा ये वैसे बाजू का सच में होता है, हाँ आइंदा ख्याल रखिएगा बिल्कुल। उसी तरह मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ अब देखें, अब होता क्या है, ए ने बी को पेमेंट करनी है ना, मैनेजमेंट क्या करेगी, ए से पेमेंट करवाएगी सी को, सी से पेमेंट करवाएगी ई को, ई को कहेगी यूरोप में जो हमारा बैंक अकाउंट है, ब्रांच है, उधर पैसे जमा करवाओ, उधर से साउथ अफ्रीका पेमेंट जाएगी, साउथ अफ्रीका से फिर वापस कराची में आएगी, कराची से फिर बी के अकाउंट में जाएगी। अच्छा ये ट्रांजैक्शन होगी जैनवन, मेरे अकाउंट में करा दो, हाँ सीधा मेरे अकाउंट में करा देते, नहीं कराते, क्यों नहीं कराते भला, पकड़ा जाए। अच्छा मजे की बात, ये ट्रांजैक्शन जैनवन है, ये बिल्कुल सही है ट्रांजैक्शन, यानी ये फ्रॉड नहीं है। मैनेजमेंट फिर ये करेगी, दूसरी ट्रांजैक्शन भी ऐसे करेगी, ऑडिटर उसको भी ट्रेल को फॉलो करेगा, एंड पे कहेगा बिल्कुल ठीक हुआ। तीसरी भी मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन बिला वजह कम्प्लेक्स करेगी, ऑडिटर ट्रेल को फॉलो करेगा, एंड पे कहेगा बिल्कुल ठीक है। फिर चौथी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फेंकेगी फ्रॉड वाली, ऑडिटर इसका ट्रेल को फॉलो करेगा, एंड पे जाके रास्ते में रुक जाएगा, उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, फिर ऑडिटर सोचेगा यार पहले भी कई ट्रांजैक्शन थी, आज जाके ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो जाती है, चलो इसको छोड़ दो। ये एक तरीकाकार होता है कि ट्रांजैक्शंस को बिला वजह कम्प्लेक्स कर दें, ताकि उन कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के अंदर ऑडिटर घूमता रहे और इन्हीं के अंदर फेक ट्रांजैक्शन भी हो। जी हाँ, स्केप्टिसिज्म में आ जाएगी, कितना कुछ स्केप्टिसिज्म अप्लाई करेंगे। हमारी ऑडिट की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा फ्रॉड है ना, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मशहूर फ्रॉड है, उस कंपनी ने ऐसे किया था, ये तरीकाकार था उनका, ट्रांजैक्शन को बिला वजह कम्प्लेक्स, हाँ पकड़े गए, लेकिन ऑडिटर ने नहीं पकड़ा था, ऑडिटर ने, एनरॉन कंपनी थी वो बिला वजह, उनके डिस्क्लोजर में ना एक होती है, अब तो एक असर्शन नहीं है लेकिन आपने शायद काउंटिंग में पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्रेमवर्क, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना, डिस्क्लोजर वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए कॉमन यूजर के लिए। वो इतनी हाईटेक लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे और इतने कम्प्लेक्स, सीधी सी बात करनी हो ना, ये ग्राफ बना दिया, वो इधर डायग्राम बनी हुई है कम्प्लेक्स, वो कहते थे वाह क्या बेहतरीन डिस्क्लोजर, समझ नहीं आई किस चीज का डिस्क्लोजर बहुत बेहतरीन है, वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स का मतलब, तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ बिला वजह कम्प्लेक्स कर देती है मैनेजमेंट, ताकि ऑडिटर इसको आइडेंटिफाई ना कर सके, रोल बैक ना कर सके ट्रांजैक्शन, उसके लिए मुश्किल बिल्कुल। अच्छा इन रीजंस की वजह से ऑडिटर ये गारंटी नहीं दे सकता कि हमने अपने ऑडिट में सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया। इन शॉर्ट वो जो इनहेरेंट लिमिटेशंस पूरे ऑडिट पे अप्लाई होती थी ना, कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, वो इनहेरेंट लिमिटेशन रिलेटेड पार्टी में भी फिट होती है, कि ऑडिटर में नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी, या मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज टू ऑडिटर। वो जो कंप्लीट लिस्ट वाली लिमिटेशन थी ना, उसकी एक एग्जांपल रिलेटेड पार्टी भी है। अब देखिए हो सकता है ना, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज टू ऑडिटर, मे भी जानबूझ के छुपा रहे हो, मे भी उनको पता ही ना हो कि हमारी रिलेटेड पार्टी कौन सी है, लेकिन रिस्क बहरहाल है। रिलेटेड पार्टीज के वाले से ना 3-4 बड़े बड़े रिस्क है, 4 रिस्क है जो स्टडी ने डिस्कस किए हुए हैं। उनमें से जो बड़े रिस्क है ना 2, अभी आप उनको समझ सकते हैं सारी डिस्कशन के बाद। एक रिस्क क्या है भला, कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई नहीं होंगी या डिस्क्लोज नहीं होगी, एक रिस्क ये है। और दूसरा रिस्क क्या है भला, कि जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हैं वो आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं होंगी, ये रिस्क है। एक और भी वैसे रिस्क है कि रिलेटेड पार्टी के साथ वो वाली ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये 2-3 ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क। क्लियर हो गया ये रिस्क? भाई कम्प्लेक्स वाली बात समझ आ गई, इससे शुरू हुई थी बात, आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये तकरीबन वही कंसेप्ट है जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था, मेन कंसेप्ट, लेकिन असल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की, ऑडिटर की और दोनों की। लेकिन ये तो हम पढ़ नहीं चुके, कहां पढ़ा था? चैप्टर 2 में गलत, चैप्टर 2 में पढ़ा था गलत, चैप्टर 4 में पढ़ा था बिल्कुल गलत, 3 में पढ़ा था गलत,
पढ़ा ही नहीं है सही। वो जो चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, वो था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो था आरटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंसेप्ट कुछ और है। ये कौन सा कंसेप्ट है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज। ये स्पेसिफिक टू रिलेटेड पार्टीज है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये है आरटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी। उस वक्त भी समझाया था कि ये ओवरऑल है, आगे चल के कुछ स्पेसिफिक पढ़ेंगे। ये स्पेसिफिक आ गई एग्जांपल पहली रिलेटेड पार्टीज की। लेकिन जैसे वहां पे था ना, मेन कंसेप्ट बता रहा हूं, मेन कंसेप्ट कि ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ऑडिटर हर चीज की गारंटी नहीं दे सकता। यहां पे भी सेम लिमिटेशन है, ऑडिटर हर पार्टी की गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने सारी पार्टी जिम्मेदारी है कि रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म करके रीजनेबल एश्योरेंस लेते हुए जितनी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो सकती हैं करे और इंश्योर करे कि डिस्क्लोज हुई है कि नहीं, रीजनेबल है। लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस यहां पे भी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी नहीं थी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिलेटेड पार्टी की भी नहीं है। और जिस तरह वहां पढ़ा था प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की मैनेजमेंट की है और दो स्टाफ गवर्नेंस की है, यहां पे भी यही पढ़ेंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने की मैनेजमेंट की है और दो स्टाफ गवर्नेंस की है। ऑडिटर ने तो चेक करना है कि रिलेटेड पार्टी सारी की सारी आइडेंटिफाई होकर डिस्क्लोज होगी कि नहीं। उन रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज किसने करना है? मैनेजमेंट ने। जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने, ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रिपेयर हुई कि नहीं। उसी तरह रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उन्हें प्रॉपर्ली काउंट फॉर करना, उन्हें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, चेक करना है कोई रिलेटेड पार्टी सारी सही तरीके से आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज की कि नहीं, कोई रह तो नहीं गई। यही बता रहा है। कहता है मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू आइडेंटिफाई, काउंट फॉर। तीन लफ्ज है और तीन कंसेप्ट है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? ढूंढना है, सर्च करना है। मैनेजमेंट ने किसको? रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना यानी सर्च करना, ढूंढना। दूसरा अकाउंट फॉर करना, अगर मिल जाए तो उनको काउंट फॉर करना। काउंट फॉर करने का मतलब क्या होता है? सही रिकॉर्ड करो। एक सीफैब लेवल की एग्जांपल दूं काउंटिंग फॉर के ऊपर। यहां पे वैसे अकाउंट कैफ में ना काउंट फॉर की बजाय डिस्क्लोज के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, आइडेंटिफाई के ऊपर और डिस्क्लोज के ऊपर। डायरेक्टर ने कंपनी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, 5 साल के बाद रीपे होगा, 10 लाख का, फर्ज कीजिए 10 लाख, इसकी एंट्री बताइए। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने अमाउंट से? 10 लाख। गलत, गलत। इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसको डिस्काउंट, अब लाइबिलिटीज को डिस्काउंट नहीं करते। लाइबिलिटीज को डिस्काउंट करते हैं कि नहीं करते? जो 5 साल बाद लाइबिलिटी पे करनी है उसमें डिस्काउंट, डेफर्ड टैक्स में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और लीज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते डिस्काउंटिंग। तो यहाँ पे भी डिस्काउंटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो लॉ ये कहता है असल में इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब है आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है 5, तो वो जो बेनिफिट मिल रहा है ना वो आपने रिकॉर्ड करना है। ये सीफैब पहले बता दिया था, मुश्किल है सीफैब लेवल का कंसेप्ट, लेकिन ये है काउंट, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और इसकी अगर आप 10 लाख के साथ एंट्री करते हैं इसका मतलब प्रॉपर्ली काउंटिंग नहीं की। इसके ऊपर पूरा एक एक्सप्लेनेशन आई क्या कि इसको कैसे करना। बहरहाल सिर्फ समझ आ गई ना एग्जांपल। तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? आइडेंटिफाई करना, अकाउंट फॉर करना यानी सही रिकॉर्ड करना, और उनको डिस्क्लोज भी करना। इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर भी ली है उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना लाजमी है। अगर रिकॉर्ड कर ली लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। शाबाश, किसने बोला मिस स्टेटमेंट? शाबाश, मिस स्टेटमेंट है। अकाउंट फॉर कर लिया, डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट से मुझे एक और मिस स्टेटमेंट याद आ गई। आपको पता है इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? अगर क्लाइंट इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ना करे तो क्या है? मिस स्टेटमेंट। अच्छा सुनिए, सीफैब की केस स्टडी है। इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया लेकिन सीएफओ ने कहा जिस सर्कमस्टेंसेस की वजह से इंपेयरमेंट लॉस अकर हुआ ना, मैं वो सर्कमस्टेंसेस नहीं डिस्क्लोज करूंगा। ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? पहले बताइए क्या ये सर्कमस्टेंसेस डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड होता है? बिल्कुल। सीएफओ ने कहा, अभी अगली एग्जांपल खुद से बना रहा हूं। सीएफओ ने कहा इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करूंगा लेकिन जिस वजह से इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन हुई है वो नहीं बताऊंगा। मिस, तो इसका मतलब हम इससे एग्री करते हैं कि मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स के साथ साथ डिस्क्लोजर्स में भी हो सकती है। भाई एग्री करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। इसीलिए याद रखें रिलेटेड पार्टी में 3 चीजें हैं, आइडेंटिफाई करना, काउंट फॉर करना, डिस्क्लोज करना। हमारा जो ज्यादा फोकस होगा ना ज्यादा इस चैप्टर में
यूं समझ लीजिए 80% के करीब फोकस वो इस इशू के ऊपर होगा, पहला इशू आइडेंटिफाई के ऊपर। फिर उसके बाद हम 20% के करीब डिस्क्लोजर की बात करेंगे। काउंट फॉर सिर्फ याद करने की हद तक पॉइंट आएगा, ठीक है। डिस्क्लोजर भी होना चाहिए ना, एग्री करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज होना चाहिए। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर, किसकी? कंपनी की। कैसे 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 ऑब्टेन करता होगा अंडरस्टैंडिंग? मैनेजमेंट के साथ जाके कहता होगा सर आपकी जितनी भी रिलेटेड पार्टीज है ना वो मुझे लिस्ट दे दीजिए, उनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी लिस्ट दे दीजिए। ये है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। इंक्वायरी करता है सीएफओ से, सर डायरेक्टर से, सर आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं? नहीं, मुझे लगते भी नहीं थे। आप इस कंपनी के साथ क्या किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर हैं? ये इंक्वायरी कर रहा हूं। इस कंपनी के साथ किसी और कंपनी के भी डायरेक्टर हैं? मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? मैं क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा। ऑडिटर पूछ रहा है, बताना किसने? रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए। सबसे पहले ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? अगर आपने ऑडिटर की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली ना तो पूरे लेक्चर का थीम, अगले पूरे चैप्टर का थीम समझ लिया आपने। सबसे पहले ऑडिटर जाएगा मैनेजमेंट के पास और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ये जाना कितनी को रिलेटेड पार्टीज हैं, कौन कौन सी हैं, उनके साथ किस तरह की ट्रांजैक्शन होती है, अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको याद हो चैप्टर 3 तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसको हम एक खास नाम देते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। शाबाश। रिस्क तो ऑडिटर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्या ये वही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं जो चैप्टर 3 के हैं? 3 के नहीं, वो नहीं है। शाबाश। क्यों बोला? वो तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए थे। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर स्पेसिफिक, इसमें हो सकता है इंक्वायरी भी आए, इसमें हो सकता है ऑब्जर्वेशन भी है, इसमें हो सकता है इंस्पेक्शन भी है, इसमें हो सकता है एनालिटिकल प्रोसीजर भी है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी। प्रोसीजर तो आपको पता है वही साथ हैं, वही साथ, उन्हीं में से कुछ उधर परफॉर्म होते थे, उन्हीं में से कुछ इधर परफॉर्म होंगे। लेकिन इधर ऑडिटर का हर इंक्वायरी, हर इंस्पेक्शन, हर एनालिटिकल प्रोसीजर पे फोकस किस चीज पे होगा? सिर्फ रिलेटेड पार्टी के हवाले से। ये ध्यान में रखिएगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आगे कुछ और चैप्टर्स में भी आएगा, लेकिन वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिफरेंट है चैप्टर 3 वाले से। क्यों? चैप्टर 3 वाले में ओवरऑल, यहाँ पे सिर्फ है। अब आगे कुछ और चैप्टर्स भी आएंगे, उनमें भी ये टर्म आएगी रिस्क असेसमेंट, लेकिन ध्यान में रखिएगा वो स्पेसिफिक टू दैट एरिया। अच्छा मुझे बताइए, जब चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे अहम क्वेश्चन इस चैप्टर जो आपके कल के लेक्चर की बेस बनाएगा, हमने चैप्टर 3 में जब पढ़ा ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसमें से कुछ ना कुछ रिस्क सामने आएंगे। लाजमी नहीं हर एरिया में रिस्क सामने आए, कुछ आएंगे कुछ नहीं। जो रिस्क सामने आए उसके बाद ऑडिटर ऑडिट खत्म कर लेता था, नहीं करता था। क्या फिर भी कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है? बिल्कुल सब्सटेंटिव। अच्छा, हालांकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आप कह सकते थे, लेकिन मैं उसको एज गलती के तौर पर नहीं लेता, क्योंकि वो समटाइम करते हैं समटाइम नहीं करते। सब्सटेंटिव प्रोसीजर बिल्कुल ठीक बताया आपने कि सिर्फ ऑडिटर की जिम्मेदारी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से क्या आता है? रिस्क सामने आते हैं। अब अगला टारगेट क्या होता है हमारा? एड्रेस कैसे करना है। ये ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर आपको स्कैन करके डायग्नोस कर दे आपको कि आपको क्या मसला है, आप कहें दवाई तो नहीं मैं देता, वो तो चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं दवाई वाला, मैंने तो सिर्फ डायग्नोस वाला चैप्टर पढ़ा। आप दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं। इसीलिए याद रखें हर ऑडिटर भी रिस्क असेसमेंट करता है। रिस्क असेसमेंट के बाद क्या करता है? जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क आइडेंटिफाई हुए होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अब बताइए, यहां पे रिलेटेड पार्टी वाले चैप्टर में भी ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। क्या इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के नतीजे में कोई रिस्क सामने आएंगे? वो हो सकता है 1 सामने, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4 है, नहीं 5 नहीं 4 है सिलेबस में, 4 रिस्क सामने है। तो मुझे बताइए, क्या वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके इन रिस्क को एड्रेस करेगा? क्या ये ऑडिटर की जिम्मेदारी में शामिल है? अच्छा मुझे बताइए, अगर शामिल है तो रिलेटेड पार्टी के हवाले से पहला रिस्क
रिलेटेड पार्टी का दूसरा रिस्क, तीसरा रिस्क, चौथा रिस्क। क्या इन सारे रिस्क को एड्रेस करने के लिए एक जैसे प्रोसीजर होंगे कि डिफरेंट? पक्की बात है, याद कर लेंगे। किसी में 7 प्रोसीजर होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 होंगे, 7 से ज्यादा नहीं। किसी में हो सकता है एक आधी लाइन में वो खत्म कर दे बात। यानी मिल मिला के चारों रिस्क के जो प्रोसीजर हैं मिल मिला के इंशाल्लाह 20 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये याद कर लेंगे। लेकिन बहरहाल आज नहीं पढ़े, हम आज नहीं पढ़े, ये हम कल पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कंक्लूड करवा दूं। क्या आईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है और इंश्योर करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें, इंश्योर करना है क्या कि मैनेजमेंट ने ये जिम्मेदारी पूरी की हो। कौन सी जिम्मेदारी? आइडेंटिफाई, काउंट फॉर एंड डिस्क्लोज। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डिबेट बताऊं जो इस स्टैंडर्ड ने की हुई है। वो कहता है समटाइम ऐसा होता है, फ्रेमवर्क है ना पाकिस्तान में, आपको पता है हर मुल्क का अपना फ्रेमवर्क होता है। कुछ कंट्रीज ने आईएफआरएस अडॉप्ट किए हैं, आईएफआरएस तो जिन जिन कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं वो सेम है, लेकिन कुछ कंट्रीज का अपना फ्रेमवर्क है। आईएफआरएस में बताइए रिलेटेड पार्टीज रिक्वायरमेंट है कि नहीं, गेस कीजिए। है। वो आपने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा, IS 24 है, उसमें रिलेटेड। बहरहाल जब मैंने पढ़ा था तब तो 24 था, अब नंबर बदल गए हैं, कोई गारंटी नहीं है मेरी। हाँ, 20 रिलेटेड पार्टी। कुछ फ्रेमवर्क ऐसे भी है दुनिया में जिनमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंतहाई घटिया किस्म के फ्रेमवर्क, लेकिन है जरूर। हर तरह के लोग होते हैं ना, जैसे दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, घटिया लोग भी होते हैं, केस स्टडीज अटेम्प्ट करने वाले लोग भी होते हैं, ना करने वाले भी होते हैं, टेस्ट देने वाले भी लोग होते हैं, ना देने वाले भी होते हैं, रोज पढ़ने वाले लोग भी होते हैं, ना पढ़ने वाले लोग भी होते हैं। तो कुछ दुनिया के फ्रेमवर्क अच्छे हैं, कुछ जो फारग फ्रेमवर्क है ना उनमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए कीनिया के जंगलात में, एक कबीले का ऑडिट करने के लिए, वहां आपने कहा आपका फ्रेमवर्क क्या है, उन्होंने कबीले के सरदार ने कहा ये फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, वो चट्टान के ऊपर कुछ अल्फाज लिखे थे, आपने पढ़ा, आपने कहा ये तो इसमें तो रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं। उसने कहा भाईजान हमने तो इसी के इस फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स नहीं हुई है, तो हमें क्या, हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके मुताबिक बनानी है, तो हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों नहीं दिया बताइए? अब रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर ना होना मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? शाबाश शाबाश, नहीं है क्योंकि फ्रेमवर्क में नहीं। शाबाश। ऑडिटर ने पूछा अच्छा बताइए फिर आपकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है? बताइए। सरदार बताएगा कि नहीं? अच्छा पहले बताएं, सरदार डिस्क्लोज नहीं किया सरदार ने, लेकिन उसे पता होगा कि नहीं होगा? पता उसे होगा, हाँ पता उसे होगा कि कौन किसके साथ क्या डीलिंग है, लेकिन डिस्क्लोज क्योंकि ऑडिटर उससे पूछे, क्या ऑडिटर को पूछना चाहिए? हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये रिक्वायरमेंट नहीं भी है ना, ऑडिटर फिर क्यों भला? क्योंकि एक रिस्क आपका खत्म हुआ, क्या कि रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस, कि सारी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं की होगी, ये रिस्क खत्म। क्यों? क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन दूसरा रिस्क तो अभी भी मौजूद है, क्या? रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके फ्रॉड। इसलिए वो कहते हैं चाहे एप्लीकेबल, अगर तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल, अब ये गौर से सुनिएगा, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायर करते हैं ना, तो ऑडिटर ये काम भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑडिटर ये वाला काम नहीं करेगा। ऑडिटर ये चेक नहीं करेगा कि मैनेजमेंट ने सारी पार्टीज आइडेंटिफाई कर ली कि नहीं, ऑडिटर ये चेक नहीं करेगा उन्होंने अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया कि नहीं किया। क्यों नहीं करेगा? लेकिन स्टिल ऑडिटर उनसे रिलेटेड पार्टी के हवाले से इंक्वायर करेगा। क्यों भला? क्योंकि रिस्क ऑफ फ्रॉड अभी भी मौजूद है, रिलेटेड पार्टी है तो उनके साथ मिलकर फ्रॉड हो सकता है। इसलिए अगर फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट नहीं भी है, स्टिल ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए, अब इसका मतलब है ये जिम्मेदारी सारी डिस्कस करने के बाद हमें पता चल गया चाहे फ्रेमवर्क रिक्वायर करे या ना करे, ऑडिटर की कुछ जिम्मेदारी है रिलेटेड पार्टी के हवाले से। वो रिस्पांसिबिलिटी है 2, पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, दूसरा अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए उनको एड्रेस करना है। ये 2 रिस्पांसिबिलिटी। फिर से बताइए, रिस्पांसिबिलिटीज आपने पढ़ ली, ऑडिटर की मेजर रिस्पांसिबिलिटी क्या हुई कंसेप्ट वाइज? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके रिस्क आइडेंटिफाई करना रिलेटेड पार्टी के हवाले से, और फिर इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। फिर बता, एक तो है ना रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन रटा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आपने कहना ये रिस्पांसिबिलिटी है, छाप देना, ये तो ट्रिपल है बस।
अगर आपसे प्रैक्टिस में कोई पूछे कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंसेप्चुअली पूछे, तो आपने कहना 2 जिम्मेदारियां हैं। ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से अगर कोई 1 या 2 या 3 या 4 रिस्क सामने आते हैं उनको सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके एड्रेस करेगा। ये 2 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, इन 2 सेंटेंसेस से कल का लेक्चर उठेगा। क्या 2 सेंटेंस है? पहला, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। किस लिए? ताकि रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क आइडेंटिफाई कर सके। और फिर रिलेटेड पार्टी ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद क्या होगा? ऑडिटर को या तो 1 या 2 या 3 या 4 रिस्क सामने आएंगे। ऑडिटर ने जो भी रिस्क सामने आए उसको एड्रेस करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। भाई कुछ बात समझ आई? समझ आई तो फिर से बताइए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? कि ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इंक्वायरी, डिस्कशन, इंस्पेक्शन, अदर प्रोसीजर। इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर के सामने कुछ रिस्क आएंगे। वो रिस्क 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। जितने भी रिस्क आए, जो रिस्क, उनको एड्रेस करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कुछ बात समझ आई? रिस्क 2 अल्फाज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क। कल यहीं से क्वेश्चन हमारा लेक्चर जो है ना वो आगे चलेगा। मैं क्लियर हो गया? चलिए, आज के लिए आपकी कोई खास असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ जो कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 पढ़ाया है इसको याद कर लेना आपने। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।